हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ यू। पिछले क्लास में हमने कवर किया था इन पॉलिटी का पार्ट 1 पार्ट 2। आज पार्ट 3 हम लोग कवर करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय क्या क्या हैं, जो हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे। सारे विषय पहले अनुसूची में कौन से विषय हैं, क्या है, तो 7वीं अनुसूची में प्रमुख विषय कौन कौन से उनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है। सिविल प्रक्रिया संहिता भी जो दरोगा, जीडी ये सब का एग्जाम होगा, बीपीएससी ये सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे ख्याल से। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है। समवर्ती सूची का। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल हैं। शिक्षा किस सूची का विषय है। समवर्ती सूची का। इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, कोई भी एग्जाम हो, जीडी हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, कोई भी एग्जाम हो, आएगा ही आएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है। समवर्ती सूची का। जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, अभी ये पूछ सकता है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में है। शिक्षा किस सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय है। प्रारंभ में शिक्षा किस सूची का विषय था। प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, लेकिन इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है। राज्य सूची के अंतर्गत। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है। राज्य सूची का। फिर आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है। समवर्ती सूची का। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची में से संबंधित है, तो राज्य सूची से। कृषि राज्य सूची से संबंधित है। पंचायती राज राज्य सूची में। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 में शामिल है। दंड प्रक्रिया समवर्ती सूची है, और बट 7वीं सूची की अनुसूची की सूची 3 में शामिल दंड प्रक्रिया। ये जो यूपीएससी का भी एग्जाम है उसके तहत ये इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी के एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं, तो सूची 2 समवर्ती सूची में। चलिए हम लोग देखते तीनों विषयों के प्रमुख से संबंधित प्रमुख विषय जो है। संघ सूची को पहले हम लोग कवर करते हैं। संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। पहला है प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, संचार, डाक व तार, निगम कर, सेवा कर, युद्ध और शांति, सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क, बीमा, प्रत्यर्पण, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे, मुद्रा, रिजर्व बैंक, समुद्री व हवाई मार्ग, विदेशी ऋण व विदेशी व्यापार, लॉटरी, आयकर, जनगणना, डाकघर, बचत बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, ये सब सारे किसके अंतर्गत आते हैं, जो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग देखते हैं राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं। लोक व्यवस्था, पुलिस, रेल व ग्रामीण पुलिस सहित, कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार एवं मेले, सट्टा व जुआ जिसको हम लोग बेटिंग एंड गैम्बलिंग कहते हैं, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, पशुपालन, सिंचाई, कृषि आय पर कर, गैस, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व या लगान, विद्युत पर कर, पथकर, प्रति व्यक्ति कर, विलासिता की वस्तुओं पर कर आदि, ये सब आते हैं राज्य सूची के अंतर्गत। समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। दंड विधि, प्रक्रिया विधि, आर्थिक व सामाजिक योजनाएं, शिक्षा, वन, विवाह व विवाह विच्छेद, कारखाने, मजदूर संघ, खाद्य पदार्थों और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, न्याय प्रशासन, संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण, विद्युत, बाट माप, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय, स्वच्छता एवं औषधालय
औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार, विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्तियाँ, कीमत नियंत्रण, जन्म मरण पंजीकरण आदि ये सब आते हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत। वर्तमान में संघ सूची में भी 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 से 61 विषय और समवर्ती सूची में 51 विषय शामिल हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछता है कभी कभी। ये जो है नीचे दिया हुआ वो पूछता है संघ सूची में कितने विषय हैं। 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उद्देशिका मतलब हमारे भारत के संविधान का क्या उद्देश्य है, तो हम लोग पढ़ते ही थे पहले, हर बुक में दिया हुआ रहता था, एनसीईआरटी का हर बुक में दिया हुआ रहता है प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये सब दिया हुआ है। इसमें हम एक चीज़ हम देखें इम्पोर्टेंट रहता है कि इसमें पूछा कितने तरह के गणराज्य, तो समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र 3 तरह का समाज बनाने के लिए हमारे प्रस्तावना में दिया रहता है। न्याय कितने तरह के रहते हैं? 3 तरह के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में होती हैं। ये सब पूछता है हमारे एग्जाम में, पूछेगा ऑब्वियसली। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस बात में कहा गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होता? तो ये किस मामले में कहा गया था? केशवानंद भारतीवाद 1973। अभी ये इम्पोर्टेंट है इस यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें केस पूछता है कौन सा केस में क्या किया गया था, क्या फैसला लिया गया था। संविधान संबंधी विचार। उद्देशिका को के मुंशी ने, राजनैतिक जनपत्री ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा। कौन से अनुच्छेद को? अनुच्छेद 32 को बोला था। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं होता है, मतलब कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? तो 1917 की रूसी क्रांति से। ये जो हमारे संविधान में लिया गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का तत्व, तो वह कहाँ के क्रांति से? तो 1917 में रूस में जो क्रांति हुआ तो वहाँ से लिया गया है। 3 तरह के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। हमारे प्रस्तावना में कितने तरह की न्याय की बात की गई है? 3 तरह की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बात की गई है। उच्चतम न्यायालय ने किस बाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भिन्न अंग है? यह किस बाद में था? किस केस में? बाद का मतलब केस होता है, कौन से केस में हुआ था? तो S.R. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। S.R. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में यह किया गया कि उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका संविधान का भिन्न अंग है, ऐसा बोला गया। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। तो इसको हम भारत के लोग शब्दों से यानी कि इसको कौन सा बोलते हैं मतलब सिद्धांत? लौकिक सार्वभौमिकता सिद्धांत। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य की नीति निर्देशक तत्व का भाग है। लोक कल्याण डीपीएसपी का भाग है। जो लोग पीछे पढ़े थे डीपीएसपी के बारे में पार्ट 2 में देख लीजिएगा, आप लोग नहीं देखे होंगे तो। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसका विस्तार कहाँ है?
तो मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता, अखंडता, जो भी बोलिए। समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये तीनों वर्ड, समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष, ये 3 वर्ड हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड किए गए थे। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की? तो के.एम. मुंशी। ऐसे भी याद रखिएगा, मुंशी हैं तो जन्मपत्री, ये सब वगैरह वगैरह। तो राजनीतिक जन्मपत्री को की संज्ञा किसने प्रदान की? उद्देशिका को, तो के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? तो बेरूबारी संघ मामले में। बेरूबारी संघ मामले में ये व्यक्त किया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। यह कौन से केस में हुआ था? तो बेरूबारी संघ मामले में ऐसा हुआ था, बोला गया था कि प्रस्तावना हमारे संविधान का अंग नहीं है। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। किनके अनुसार? सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के अनुसार है कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। एक नोट पॉइंट है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। ये बहुत ही फेमस केस है, गोलकनाथ बनाम पंजाब, जो भी हो, ये बहुत ही फेमस केस है। न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला ने उद्देशिका को क्या कहा था? संविधान की मूल आत्मा। एक इधर हम लोग पढ़े थे, इसको याद रखना कि संविधान की मूल आत्मा कौन बोले थे? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। बट इसको संविधान का हृदय एवं आत्मा भीमराव अम्बेडकर किसको बोले थे? अनुच्छेद 32 को, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 के 3 में भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न क्षेत्र शामिल होंगे: राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। किसी भी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ, मतलब भारत राज्यों का संघ। ऐसा कौन सा अनुच्छेद में बोला गया? तो अनुच्छेद 1 में। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत क्या होगा? तो राज्यों का संघ होगा। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है? तो 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है, दिल्ली। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है? तो 20। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद को। नए राज्य के गठन की शक्ति किसको प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1993 में। ये इम्पोर्टेंट है, ये हम लोग याद रखेंगे कि फजल अली आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1993 को। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? लैंग्विस्टिक बेसिक पर, तो आंध्र प्रदेश को। राज्य पुनर्गठन आयोग स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? तो 14 राज्य और 6 संघ राज्य। कब बना था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत बना था, तो 1 नवंबर 1956 को बना था। 14 राज्य और 6 संघ राज्य। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था? तो 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1975 में सिक्किम बना था, भारत का राज्य। कब बना था? तो 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा, ये तो पता है। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक ने पाकिस्तानी सेना एवं कवालियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया गया था।
मतलब जूनागढ़ को हम लोग कैसे जनमत संग्रह पूछ सकते हैं, जनमत संग्रह के आधार पर किसको अपनाया गया था, तो जूनागढ़ को। सैन्य कार्यवाही के आधार पर तो हैदराबाद को, और विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने पर जम्मू कश्मीर को अपनाया गया था। इधर पढ़ते हैं हम लोग संघ एवं राज्य क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 1 में संघ के क्षेत्र का नाम। अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल सीमा अथवा नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 के तहत अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक अनुसांगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके। पहले के विशेष राज्यों का राज्य का दर्जा। असम का स्थापना कब हुआ था? 1969 में। हिमाचल प्रदेश का 1971 में। मेघालय का 1972 में। सिक्किम का 1975-76 में। अरुणाचल प्रदेश का 1986 से 87 में। नागालैंड का 1969 में हुआ था। मणिपुर का 1972 में। त्रिपुरा का 1972 में। मिजोरम का 1986 या 87 में। क्षेत्रीय परिषद। उत्तरी परिषद का नाम और मुख्यालय सम्मिलित राज्य एवं संघ क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली है, जिसके अंतर्गत आता है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद है प्रयागराज। ये हम लोग ज़्यादा मुख्यालय याद रखेंगे। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद कभी कभी पूछता है कि इसके अंतर्गत कौन कौन राज्य आते हैं, भी पूछता है, लेकिन ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे मुख्यालय पर। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद। पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई। तो अब हम पढ़ते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय प्रयागराज है, जिसके अंतर्गत आते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद के मुख्यालय कोलकाता, जिसके अंतर्गत आता है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और सिक्किम। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत का मुख्यालय मुंबई, जिसके अंतर्गत आता है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई। आंध्र प्रदेश जिसके अंतर्गत आता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, तेलंगाना। दिसंबर 1993 में फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। ये तो हम लोग ऊपर भी पढ़े थे। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।